हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक और ऐसे टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी लाजवाब टॉपिक है और टॉपिक है हमारा व्हीट स्टोन सेतु या फिर कह लें व्हीट स्टोन ब्रिज। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और उतने ही सिंपल तरीके से आज इसका पोस्टमार्टम करने वाले। भाई रटना नहीं है ना, तो इसको बहुत ज्यादा मतलब अपने सर पे बोझ की तरह लेना है। एकदम हलवा, एकदम मक्खन जैसा टॉपिक है। बस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। और बच्चों, अब आपको अच्छे से मेहनत करना होगा, जमकर पढ़ाई करनी होगी, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। भाई इतना ज्यादा आबादी है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, फिर बोलते हैं कि यार कंपटीशन में बहुत ज्यादा मतलब भेड़ बकरियों की तरह लोग घुस गए हैं, कंपटीशन हाई है। कुछ नहीं है भैया, आप पढ़िए तो सही। आप लड़के हो, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है और लड़कों का दर्द भाई केवल लड़के समझ सकते हैं। अक्सर देखो, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो लड़कियां रो देती हैं, बट लड़के नहीं रोते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं ना भाई, उनके आंसू पोंछने वाला है नहीं कोई उनका दर्द नहीं समझेगा। हम लड़कों का दर्द हम ही समझ सकते हैं। इसलिए भाई दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना है, दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के नहीं चलाना है, खुद से मेहनत करना हो। और कोई भी कितना भी ज्यादा तकलीफ हो जाए नहीं रोते हैं। कोई पूछेगा भाई ठीक है, बोलेंगे हाँ भाई बढ़िया है। और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया है। भले अंदर से एकदम जल रहे हैं लेकिन बोलेंगे बढ़िया है यार, मुस्कुरा कर बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, फिर चाहे रोने बैठ जाएं। तो ये होता है लड़कों का दर्द। जानते हैं ना भाई, कोई नहीं आएगा हमारे साथ। इसलिए बच्चों मेहनत करिए। जिस दिन आप कुछ कर लोगे, जिस दिन कामयाब हो जाओगे, जो लोग आज गाली देते हैं, बोलते रहे कुछ नहीं कर सकता, वही कहेंगे मैं जानता था ये करेगा कुछ, इसके लक्षण दिखाई दे रहे थे। इसलिए लोगों का नजरिया बदलने में समय नहीं लगता। आप मेहनत करिए भाई। बड़ी खूबसूरती से सच छुपाने लगे हैं हम, हाल कोई पूछे तो सब ठीक है बताने लगे हैं हम। यही होता है हम लड़कों के साथ। चलिए देख लेते हैं भैया आज के टॉपिक को। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। व्हीट स्टोन सेतु। देखिए व्हीट स्टोन सेतु है क्या? तो व्हीट स्टोन सेतु एक प्रकार का परिपथ है और इसको प्रोफेसर चार्ल्स व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस व्हीट स्टोन सेतु, इस परिपथ को बनाया। इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक सेल, एक धारामापी और 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक ऐसा परिपथ तैयार किया जिसके मदद से एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता था। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया व्हीट स्टोन सेतु। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक का नाम व्हीट स्टोन है तो उन्हीं के नाम पर। जैसे भाई ओम का नियम ओम के वैज्ञानिक के नाम से, भाई न्यूटन का नियम तो न्यूटन वैज्ञानिक ने। तो अक्सर यही होता है फिजिक्स में, ज्यादातर थ्योरी जो होता है वैज्ञानिक के नाम पर ही होता है। तो ये चीज होता है। समझ में आ गया भाई कि हमने बताया ना कि प्रोफेसर चार्ल्स व्हीट स्टोन ने एक धारामापी, एक देख रहे हैं ना धारामापी ये जी है, 4 प्रतिरोध PQRS दिख रहे हैं और साथ में सेल और कुंजी जोड़ करके एक परिपथ तैयार कर दिया। ठीक है, और इसी परिपथ का नाम रख दिया व्हीट स्टोन सेतु या फिर कह लें व्हीट स्टोन ब्रिज अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहां पर देखिए इसकी रचना कैसी होती है। स्ट्रक्चर आपको फिगर बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है बच्चों। इसकी स्ट्रक्चर कैसे हुई है? देखिए इसमें PQRS 4 प्रतिरोधों को सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक, इसमें करते क्या है? PQRS 4 प्रतिरोधों को आप देख सकते हैं कि भाई इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। तो इसमें 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके क्या किया गया? एक यहां से बना दिया गया है भैया चतुर्भुज। ठीक, एक चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज आपको दिखाई पड़ रहा है, तो एक चतुर्भुज तैयार कर दिया गया यानी बना दिया गया। उसके बाद देख रहे हैं बिंदु A व C, तो A व C के बीच, इधर की बात कर रहे हैं भैया, A व C के बीच ध्यान से समझना, A व C के बीच इन्होंने क्या किया? एक सेल E तथा एक कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया। ठीक, बिंदु A व C के बीच। फिर उसके बाद क्या किया? इन्होंने B तथा D के बीच एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी कह लें आप, गैल्वेनोमीटर। अब धारामापी कैसा होता है देखा होगा भैया, जो स्टार्टर वगैरह लगे होते हैं स्टेबलाइजर में, अक्सर आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे इस तरह से होता है।
ठीक। तो ये कुंजी कभी इधर हो जाती है, तो ये कभी इधर हो जाती है, तो कभी सीधी रहती है। तो ये इधर उधर जो एम्पियर होता है ना, कि इधर उधर कांटा जो होता है वो धारामापी यंत्र होता है, बताता रहता है कि कितना एम्पियर है। तो एक गैल्वेनोमीटर, बी तथा डी के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं भैया, और साथ में एक कुंजी K2 को इन्होंने जोड़ दिया। तो इस तरह से जोड़ करके क्या किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया, यानी एक ब्रिज या एक सेतु बनाया। तो वही रचना में लिखना है कि इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। रटना नहीं, समझना है बच्चों। तो P, Q, R, S को जोड़कर एक चतुर्भुज बना दिया। बिंदु A व C के बीच हमने बताया भैया कि A इधर है और C इधर, A व C के बीच देख सकते हैं एक धारामापी एक कुंजी, एक सेल E और तथा एक कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। एवं क्या किया, B तथा D के बीच, B और D के बीच क्या किया, एक धारामापी ये जो G है, G को तथा एक कुंजी क्या है K2 से जोड़ देते हैं। तो ये रही स्ट्रक्चर, मतलब ये रही इसकी रचना। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ये तो समझ में आ गया। फिगर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिगर के ही मदद से इसका निपटारा होगा, मतलब इसमें जो फार्मूला होगा उसकी उत्पत्ति करेंगे। ठीक, अब उसके बाद इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या होता है, क्या सिद्धांत होता है, मतलब कैसे काम करता है ये व्हीटस्टोन जो सेतु है, काम कैसे करता है। देखिए, इसमें जब ये पूरी तरह से जोड़ देते हैं, यानी हमने जो बताया सब कुछ जब तैयार कर देते हैं भैया, इसके बाद इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दें, मतलब प्रतिरोधों को ऐसा सेट कर दें कि जब इसमें धारा का प्रवाह करें, सेल के द्वारा जैसे ही धारा का प्रवाह करें, तो उसके बाद यदि जो G है, ध्यान से समझिएगा, ये जो G दिख रहा है, इसमें कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, मतलब कोई हलचल ही ना हो। अगर ऐसे कांटा है तो ऐसे पड़ा रहे। ठीक, मतलब प्रतिरोधों को इस प्रकार सेट करें या इस प्रकार से व्यवस्थित करें। व्यवस्थित का मतलब ये होता है कि सबका जो समान कोटि में हो, इतना याद रखना, यानी सभी समान कोटि में होंगे तभी ये संतुलन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही चीज कह रहा है कि इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि क्या होता है कि जब धारा हम परिपथ में प्रवाहित करें, तो यदि G के मान में कोई विक्षेप, यानी इसमें कोई हलचल ना हो, कोई विक्षेप ना हो बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में इसे संतुलन की अवस्था में माना जाता है। तो ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर हो गया? तो यही आपको इतना लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फालतू का इधर उधर बहुत ज्यादा छापोगे तब भी भाई उतना ही नंबर मिलेगा। आप मेन पॉइंट पर फोकस करते हो तब भी उतना ही, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तो वही लिखेंगे कि इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी यानी G में कोई भी विक्षेप यानी कोई हलचल ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में इस सेतु को संतुलन की अवस्था में माना जाता है। और जो संतुलन की अवस्था होती है बच्चों, वो क्या होती है, तो P/Q बराबर R/S, यही क्या होती है, संतुलन की अवस्था होती है। ठीक है, जब संतुलन की अवस्था हो जाती है तो इसमें माना जाता है कि सभी प्रतिरोध यानी चारों प्रतिरोध समान कोटि में हैं। ठीक है, तब माना जाएगा ये संतुलन की अवस्था में है। ठीक, और यही चीज अपने को लाना है, यही चीज अपने को इसमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। अब इसमें फिगर में जरा ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में आपको दो बंद पास दिखाई पड़ रहे हैं। अभी कल ही देखा भैया क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम में अगर इस फिगर में नोटिस करें तो आपको इस तरह से दो ट्राइंगल यानी इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक, अगर ये देखिए, मतलब एक तरफ इधर है, इसको हम मान लेते हैं कि जैसे, ध्यान से समझिए थोड़ा समझाने के लिए आपको, हम मान लेते हैं कि बंद पास ये एक है और ये बंद पास दो है। क्लियर? तो ये बंद पास एक है, ये दो है, इसमें दो बंद पास हैं। अब जो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है वो क्या कहता है भाई, किसी परिपथ के प्रत्येक, इन्होंने यही बताया ना कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, मान लेते हैं देखिए ये धारा यहां से प्रवाहित हुई आई और ये धारा यहां से देखिए दो भागों में ऐसे बंट जा रही है।
तो इधर I1 है, ऐसे निकल कर I1 चली जा रही है और इधर ये धारा I2 बढ़ जा रही है, फिर आने के बाद एक धारा बन जा रही है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में यही तो होता है भैया कि धारा तथा इसके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है उसका बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के, यानी इसमें जो विद्युत वाहक बल लगा होता है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये चीज अपने को समझना है। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, बंद पास ए बी डी ए, मतलब इस वाले के लिए, इधर वाला बंद पास एक आपको दिख रहा है। तो अब वही चीज लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे कि बंद पास ए बी डी ए के लिए, बंद पास ए बी डी ए के लिए दिख रहा है ना। बंद पास क्या है, देखिए भाई, ए बी डी ए। अब इसमें एक चीज थोड़ा गौर से फरमाइएगा बच्चों, इसमें धारा की दिशा देखना रसगुल्लों, ये धारा इधर है I1, प्रतिरोध इसके साथ P लगा है, फिर ये धारा इस तरफ आ रही है, मतलब ये धारा ऐसे तो आ रही है लेकिन यहां से धारा इस तरफ हो जा रही है। ऐसे धारा नहीं आ रही कि इधर से आई इधर, मतलब ये धारा अगर ऐसे आती तो आराम से हम I1 इंटू पी करते, फिर प्लस लगा के इधर वाले में I2 इंटू आर है, ये चीज उसमें भी बताया था। इसलिए ये I1 इंटू पी हो जाएगा और यहां पर I2 इंटू आर हो जाएगा और बीच में माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये समान धारा एक दिशा में नहीं है, अगर ये ऐसा होता तो हम बीच में प्लस लगाते। तो समझ में आ गया भाई। अब क्या लिखेंगे, हमने तो बताया ना कि बंद पास के लिए ये I1 इसके संगत प्रतिरोध P है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे I1 इंटू P, फिर माइनस करेंगे, माइनस किस लिए वो बता दिया आपको, I1 इंटू P माइनस इधर वाला क्या है धारा I2 इंटू आर है, तो इधर वाला हो जाएगा I2 इंटू आर बराबर विद्युत वाहक बल क्या है, तो यहां पर कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा है भाई, इसमें कोई E1 E2 तो है नहीं, E1 E2 तो है नहीं, तो बराबर 0 हो गया। अब इसी तरह से अब हम बंद पास इसके लिए बी सी डी बी, मतलब ये देखिएगा ऐसे बना है, ठीक, तो यहां पर B है, C है, D है, तो बी सी डी बी। अब इस वाले बंद पास यानी बंद पास 2 के लिए इसमें धारा क्या है, तो यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पे I1 इंटू क्यू है, तो यहां पे I1 इंटू क्यू है, ऐसे करेंगे, और इधर क्या है I2 इंटू एस है, तो यहां पर ये दिख रहा है। तो हम अब क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे बंद पास बी सी डी बी। तो यहां पर लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे कि, एक मिनट, इसको थोड़ा और सही से लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं I1 गुणे P बराबर I2 गुणे R, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया, क्योंकि यहां पर इसको लिखेंगे तो बराबर उधर जाएगा, तो ये प्लस में एक इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब वही चीज लिखेंगे कि बंद पास बी सी डी बी के लिए, बी सी डी बी कहां है भाई, बी सी डी बी कहां है, तो बंद पास बी सी डी बी इस वाले की बात हो रहा है, तो इसमें क्या है I1 गुणे क्यू। अब इसमें भी धारा देखिए ये ऐसे तो आ रही है, लेकिन धारा अगर ऐसे आती बट इसमें ऐसे जा रही है, तो इसलिए इस वाले प्रतिरोध और धारा का गुणनफल फिर माइनस करके ये I2 इंटू एस होगा। ध्यान देना, ये जो चिन्ह होता है यही सबसे ज्यादा जरूरी। तो यहां पर धारा ऐसे आ रही है, फिर ऐसे नहीं आ रही है, ठीक, बल्कि ये भाई इसमें फिर ऐसे जा रही है, तो यही चीज क्या हो जाएगा I1 इंटू क्यू, इसमें क्या हो जाएगा, तो I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस, ठीक है, यही तो था भाई, यही तो था बच्चों। यहां पर देखिए I1 इंटू क्यू है और यहाँ पे I2 इंटू एस है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये धारा की दिशा इधर है, ये ऐसे जा रही है, अगर ये ऐसे जाती ऐसे करके एक दिशा में तो हम प्लस लगाते, ठीक है। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, ये 0 के हो जाएगा, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 गुणे क्यू बराबर, ये जब उधर बराबर करके भेजेंगे तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा I2 इंटू एस, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे भाई क्या चीज, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 कर देंगे भाई, तो समीकरण 1/2 करना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए I1 ये चीज है ना, तो I1 इंटू पी है,
और इधर वाला ये हो जाएगा I1 इंटू किसके, क्यू के, बराबर इधर वाला क्या है, तो इधर वाला है I2 इंटू आर है, ठीक, और इधर वाला क्या है, तो I2 इंटू एस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर देखें भाई कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है ना, ये I1 से I2, I2 से I2 कट गया, बचा क्या बच्चों, तो यहां पर आ गया P अपान Q बराबर इधर क्या है R अपान S, P अपान Q बराबर R अपान S। यही क्या हो जाता है, व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों के बीच संबंध, ठीक है। इसमें यानी 3 प्रतिरोधों, जैसे P Q R 3 का तो पता रहेगा, एक का जैसे S का नहीं पता रहेगा, और उसी के मान को निकालने के लिए इस ब्रिज या इस सेतु को बनाया गया है, ठीक है। यानी एक अज्ञात प्रतिरोधों को ही ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु नामक वैज्ञानिक ने व्हीटस्टोन सेतु का मतलब व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण किया। क्लियर हो गया, समझ में आया भैया, है ना मजेदार टॉपिक, ठीक है। तो ये इतना आपका फिगर हो गया, मतलब फिगर और साथ में ये चीज एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हो गया बच्चों। और ये चीज कहां से आया, तो आप लिखना चाहते हैं तो भैया आप लिख भी सकते हैं। तो ये यहां से है क्या, तो ये किरचॉफ के द्वितीय नियम से आप लिख भी सकते हैं, द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम नहीं पता क्या होता है, तो भाई उसको एक बार किरचॉफ का नियम जरूर देख लेना, कल वाली वीडियो, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में है, देख लेना। तो ये हमने निकाल लिया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा ये बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर करके जाना भाई, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।